बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रूस और यूक्रेन के मामला कहाँ तक पहुँचे? रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है और वो किस किस्म की तबाही की बात कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक नया स्टेटमेंट उनका आया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका के अज़ाइम को देखते हुए एक बड़ा फ़ैसला किया है और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है ये अमेरिका के लिए ख़ासा तशवीशनाक है। यानी अमेरिका के ऊपर आप ये कहें कि अगर सऊदी अरब पूरे मिडल ईस्ट को लीड करता है या अरब ममालिक का लीडर है और वो है, तो सऊदी अरब के पीछे हट जाने से अमेरिका को कितना नुकसान होगा, उसका स्टेटमेंट अमेरिका पर कितना भारी पड़ने वाला है, ये जो उन्होंने बिजलियाँ गिराई इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में। और लेकिन पहले जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अपोजिशन ने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। 80 से ज़ायद अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के, अवामी नेशनल पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के, BNP मैंगल के और इन पार्टियों के इसके ऊपर दस्तखत हैं। अपोजिशन के पास वैसे 162 अरकान हैं। 82 को आप निकाल दें तो 80 लोगों ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं। और अब इसका कानून कहता क्या है? शाहिद खाकान अब्बासी ने तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के अलावा कानूनी टीम से मुशावरत के बाद मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी, जिसे जमा करवाने के लिए क़यादत की हदायत का इंतज़ार किया जा रहा है। 80 से ज़ायद अपोजिशन अरकान के दस्तखत करवाए गए हैं और इनमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लोग शामिल हैं। अब इसमें होता क्या है? इसमें रिक्विजिशन जमा करवाई जाती है सबसे पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, और रिक्विजिशन जमा करवाने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली 15 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाने के पाबंद होते हैं। जब वो इजलास बुला लेते हैं तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के ऊपर कार्रवाई करना होती है। इस सिलसिले में अपोजिशन ने अरकान असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हदायत कर दी है। नवाज शरीफ ने भी इसके बारे में जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं। यानी कुछ पार्टियां ये कह रही हैं हमारे पास 20 बंदे हैं हुकूमत के, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी एक नया नून लीग का दावा सामने आया है, हर मीडिया के ऊपर अलग फिगर चल रहा है, तो कोई एक फिगर मौजूद नहीं है। एक दावा तो ये भी आया कि 38 आदमी इमरान खान साहब की जमात के अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं और वो इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद में वोट डालेंगे, ये अपोजिशन का दावा है। अब अगर 38 लोग हैं तो 162 के अंदर 38 डालते हैं तो 200 बंदों की हमायत अपोजिशन के पास आ जाती है। इतनी बड़ी तादाद होने की सूरत में इमरान खान साहब का जाना और दूसरे वज़ीर आज़म का आना ये ठहर गया है और ये मुमकिन है, क्योंकि देखें कायदे-ए-ऐवान का जो इंतखाब है उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है और अदम एतमाद के लिए एक और चीज़ ज़रूरी है। कानून के मुताबिक अदम एतमाद के लिए आपको 172 का फिगर पूरा करना पड़ता है। यानी आपको 172 बंदे खड़े करने पड़ते हैं जो हाथ उठाकर ये कहें कि हम इमरान खान के खिलाफ हैं और हम अदम एतमाद करते हैं, तो फिर वज़ीर आज़म फारिग। लेकिन नए कायदे-ए-ऐवान के इंतखाब के लिए जो असम्बली की टोटल स्ट्रेंथ होती है उसके आधे से ज़्यादा जमा करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे बाकी बंदे अगर ये 38 लोग 40 लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं और ऐवान के अंदर बाकी 300 लोग रह जाते हैं, ये 342 का ऐवान होता है ना, तो 342 में से अगर ये 38 लोग या 42 लोग आप समझे इस्तीफ़ा दे देते हैं तो बाकी बचे 300, तो 300 का आधा 150 और 151 बंदे अगर अपोजिशन अपने शो कर देती है तो वज़ीर आज़म वो अपना बना सकते हैं। तो कायदे-ए-ऐवान के इंतखाब के वक्त आधी स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, लेकिन तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के वक्त 172 का फिगर मेंशन है कि वो बंदे खड़े करना ज़रूरी है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बंदों को इस्तीफ़ा दिलवा दिया जाता है इस वादे के साथ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी उनको अगले इंतखाबात में टिकट देंगे, तो इस तरह इमरान खान साहब अक़लियत में चले जाएंगे अपने इत्तेहादियों समेत, तो फिर एक नई हुकूमत बनेगी और वो इलेक्शन भी जल्दी करवा सकते हैं। अभी तक जो फड्डा पड़ा हुआ था, कुछ लोग दावा कर रहे हैं, जियो ने इस खबर को चलाया है कि पीपल्स पार्टी मान गई है फौरी नए इंतखाबात पे, लेकिन मेरे ज़राए इसको कंफर्म नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि सिंध में उनकी हुकूमत अभी ख़त्म हो जाए और ये हुकूमत ख़त्म होने के बाद वो दोबारा इंतखाबात में जाएं। देखिए, उनको ये सबसे ज़्यादा अगर कोई शोर है ना कि दोबारा उनकी हुकूमत आनी है सूबे में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और ये पाकिस्तान की एक बदनसीबी है कि एक ऐसी पार्टी जिन्होंने अपने सूबे में कोई काम नहीं किया, वहाँ दूसरी ऑप्शन ही कोई नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा यकीन या पुरुमीद है कि वो दोबारा सिंध में हुकूमत बना लेंगे। PMLN को पंजाब में हुकूमत बनने का उतना यकीन नहीं है, ना PTI को और मौलाना फजल रहमान को या नून लीग को, किसी को भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनने का उतना यकीन नहीं है जितना यकीन पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनने का है।
तो अगर पीपल्स पार्टी ये रिस्क लेती भी है तो उनका रिस्क निस्बतन कम है। ये जो सारी तहरीक-ए-अदम एतमाद है, ये कभी भी कामयाब नहीं होगी अमेरिका की मुदाखलत के बगैर। अमेरिका ने पाकिस्तान में बार बार मुदाखलत की है। परवेज़ मुशर्रफ को हटाने में अमेरिका की मुदाखलत थी, उससे पहले नवाज शरीफ को हटाने में अमेरिका की मुदाखलत थी, उससे पहले बार बार हुकूमतें गिराने में अमेरिका की मुदाखलत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने में अमेरिका की मुदाखलत थी। फिर उसके बाद जिस तरह ज़िया-उल हक साहब का हादसा हुआ उसके बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि अमेरिका की मुदाखलत थी। तो पाकिस्तान की सियासत में अमेरिका का एक लंबा चौड़ा हाथ रहा है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वापस आने, नवाज शरीफ साहब के वापस आने में पाकिस्तान में अमेरिका की मुदाखलत थी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका के साथ बड़े गहरे और पुराने मरासम हैं। तो क्या अमेरिका इस मरतबा उसी तरह इन्फ्लुएंस कर पाएगा जैसे वो हमेशा करता रहा है? आलमी सतह पे अमेरिका अब उतना मजबूत नहीं रहा और वो अपने आप को मजबूत रखने की और सुपर पावर के तौर पर कायम रखने की एक लड़ाई का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अमेरिका का असर रसूख हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है। इमरान खान बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया है। इससे पहले ये चैलेंज जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था और कोई कर नहीं पाया। फिर इमरान खान ने अब चैलेंज किया है अमेरिका को। तो इस चैलेंज का जवाब तो अमेरिका देगा, लेकिन क्या अमेरिका कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान में, या अमेरिका के साथ जो मगरबी इत्तेहाद है वो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएगा, वज़ीर आज़म को हटाने में कामयाब हो जाएगा? और क्या ये कामयाबी मुस्तकिल होगी या इमरान खान साहब को निकाले जाने के बाद वो ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे? देखिए, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, जिस तरह के इमरान खान साहब इक़दाम उठा रहे हैं, अगर वो कुछ चीज़ों में और पब्लिक को रिलीफ देते हैं तो अवामी एहतजाज अब कमज़ोर पड़ जाएगा, अपोजिशन का नुक्ता नज़र कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर जो अपोजिशन के लोग आएंगे वो इतना बड़ा रिलीफ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उनको वो ख़त्म करना पड़ेगा मईशत की सूरत हाल को देखते हुए। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स दोबारा इमरान खान साहब की तरफ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो हुक्मरानी के स्टैंडर्ड्स तय कर दिए हैं, यानी आपको नहीं नजर आएंगे उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले, उनके भांजे, उनके भतीजे, उनके रिश्तेदार सारे कि वो बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल में, काफिलों में घूम रहे हैं। आपको नजर नहीं आएंगे कि वो लोग जो हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं या एक पूरा खानदान हुक्मरानी कर रहा है। आपको यहां पे ये नजर नहीं आएगा, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में आपको ये चीजें नजर आती हैं। तो जब इमरान खान के अलावा कोई और भी आएगा तो बड़े सख्त स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने सेट कर दिए हैं, तो ये एक मुश्किल पैदा हो जाएगी आने वाले वक्त में। बहरहाल अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है, अभी इमरान खान साहब का काम करना बाकी है। परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं। मोहन सलाई ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और फिर उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि वो हमेशा ताल्लुक़ भी निभाते हैं और वादा खिलाफ़ी नहीं करते और साथ देते हैं। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने अदम एतमाद से निमटने के लिए असद उमर साहब को भी अहम टास्क दिया है, अपने कुछ और दोस्तों को भी दिया है, अपने MNAs को भी वो मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन किधर जा रहा है और किसको कैसे कंट्रोल करना है। अपोजिशन के अलावा जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उन पे उनकी गहरी नज़र है। चौधरी बिरादरान को उन्होंने टैकल किया है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को किया है, MQM के साथ वो मुलाकात करने वाले हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मुमकिना तौर पर उनको तहरीक-ए-अदम एतमाद के खौफ से या तहरीक-ए-अदम एतमाद के जो ख़तरे से बचा सकती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ कह दी तो फिर इमरान खान साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें उनका बचना मुमकिन नहीं रहेगा, उनकी हुकूमत चली जाएगी। लेकिन उसके नतीजे में इमरान खान साहब क्या करेंगे, कैसी तहरीक उठाएंगे, ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब आ जाएं जंग के 9वें दिन की खबरों के हवाले से। मुज़ाकरात के साथ साथ यूक्रेन की फौजी ताकत को हर हाल में तबाह कर देंगे, ये रूसी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है। आलमी मीडिया के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ ने कहा है कि रूस या मॉस्को यूक्रेन में लड़ाई के खात्मे के लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के फौजी ढांचे को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। रूसी वफद ने इस हफ्ते के शुरू में यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात किए थे, अपने मुतालबात भी पेश किए थे। अब वो मुज़ाकरात के अगले मरहले में जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है कीव, उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा है। जो रूसी वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मगरिब यूक्रेन को मुसलसल मुसल्ला करता चला आया है, फ़ौजियों को तरबियत दी है, वहाँ पे अड्डे बनाए और हथियार पहुँचाए हैं ताकि यूक्रेन को फ़ौज रूस के ख़िलाफ़ एक जंगी दस्ते के तौर पर तब्दील किया जा सके। वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि यूक्रेन रूस की सलामती के लिए ख़तरा बनकर उभरा, जिस पर रूस को मजबूरन ये फ़ौजी कार्रवाई करना पड़ी है। और अमेरिका को भी एक तगड़ा जवाब दिया रूस ने, वो ये कि रूस के ऊपर जब अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई तो फिर रूस ने क्या किया,
रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी ममालिक की जानिब से आयद मुख्तलिफ पाबंदियों के जवाब में मॉस्को ने अमेरिका को रॉकेट इंजनों की जो फरामी है वो बंद करने का फैसला कर लिया है। रूस के खलाई कारपोरेशन रोस्कोसमोस के डायरेक्टर ने एक रूसी टीवी के प्रोग्राम के अंदर बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो 1990 की दहाई से बड़े ज़बरदस्त रॉकेट इंजन जो हैं, जिनको कहते हैं RD-180 इंजन, ये भी उसके अंदर शामिल है, और भी इंजन हैं। रूस बड़े शानदार इंजन बनाता है। दुनिया भर में जो जेट तैयारे हैं उनमें भी और रॉकेट्स के अंदर भी रूसी इंजन लगाए जाते हैं। वो अमेरिका को दे रहा है और मगरबी ममालिक को भी दे रहा है। उन्होंने अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी झाड़ू पर उड़कर जाएं। यानी वो आपने देखी हुई जादूगरनी, जो झाड़ू के ऊपर, ये तस्वीर आप देख लें, आपको याद आ जाएगा, लंबी नाक वाली जादूगरनी जो झाड़ू के ऊपर बैठकर उड़ती है। तो उन्होंने कहा जी झाड़ू पे बैठ के उड़ो, हम आपको इंजन अब नहीं देंगे। तो इस तरह जर्मनी के साथ भी उन्होंने कहा हम ताउन नहीं करेंगे। खलाई स्टेशन के हवाले से जो जर्मनी के साथ वो काम कर रहे थे, और अब जर्मनी आज़ादाना तौर पर अपना काम करे। तो रूस का जो ताउन है खला के अंदर वो बहुत अहम है यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए। अब वो ख़त्म हो जाता है तो वो भी बहुत पीछे जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है। रूस ने कुछ अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं और उनके मुताबिक बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ौजी असासों से, जिनकी तादाद 1533 है, यूक्रेन महरूम हो गया है। 54 कमांड एंड कंट्रोल पोस्टें तबाह हो गई हैं। 39 S-300 और बिग M1 मिसाइलों के अलावा 52 रडार तबाह हो गए हैं। फिजा में गर्दिश करते 47 एयरक्राफ्ट, जबकि ज़मीन पर मौजूद 13 तैयारों को भी तबाह कर दिया गया है। 484 टैंक, 63 लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 217 आर्टिलरी बड़ी बंदूकें, 226 फौजी गाड़ियां और 47 ड्रोन भी रूस ने तबाह कर दिए हैं। यानी एक बड़ी खौफनाक जंग में इतना बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। जबकि यूक्रेन के दावे इसके बरक्स हैं, वो कह रहे हैं जी उन्होंने ज़्यादा रूस की तबाही कर दी है। बहरहाल जो नक्शे आप देखते हैं, नौवें रोज भी वो ये बता रहे हैं कि रूस बहुत हद तक यूक्रेन के अंदर घुस गया है और 5 समतों से हमला करते हुए वो यूक्रेन के अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर चुका है। यानी अगर आप इसको परसेंटेज में भी देखें तो ऐसा लगता है कि 20% के लगभग इलाके के ऊपर अब रूस दाखिल हो चुका है, जबकि बहुत बड़े बड़े काफिले रूस के अभी भी यूक्रेन की जानिब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आ जाए उस खबर की तरफ जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका में सरमायाकारी कम करने का इंदिया। अमेरिकी मैगजीन दी अटलांटिक को इंटरव्यू देते हुए सऊदी वली अहद ने कहा कि अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी में कमी का इम्कान है, हमें अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए सरमायाकारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर मुझे समझ नहीं पा रहे, तो ये उनका मसला है। अमेरिकी मफाद के लिए सोचना जो बाइडन की जिम्मेदारी है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये मोहम्मद बिन सलमान। बाइडन की जो पॉलिसी है कि वो लोगों को नज़रअंदाज करता है और नज़रअंदाज करके दबाव में लेता है, अंगेज नहीं करता, ये पॉलिसी उल्टा काम कर रही है। उन्होंने इमरान खान को नज़रअंदाज किया, उन्होंने चाइना और रूस को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश की, और भी कई जगहों पे उन्होंने ये पॉलिसी लेकर आए। मुज़ाकरात में और बातचीत में उन्होंने यकीन नहीं रखा, उनको मुंह की खानी पड़ी। इमरान खान शायद कभी भी इस तरीके से एब्सोल्युटली नॉट ना कहते अगर जो बाइडन खुद राब्ते में रहते, तो हो सकता है कोई दरमियान का रास्ता निकालते, पाकिस्तान ज़्यादा कोऑपरेटिव होता या ज़्यादा अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान जवाब देता। लेकिन जो बाइडन की अना ने काम ख़राब किया। इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ भी जो बाइडन का एक नुक्ता नज़र है, और वो सऊदी अरब को और सऊदी अरब की बादशाहत को एक अलग नज़र से देखते हैं और उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। इसके ऊपर यह रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि इसराइल फ़लस्तीन के मामला ठीक कर दे तो इत्तेहाद हो सकता है, सऊदी अरब में बादशाहत ही कायम रहेगी। और ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि तेहरान के साथ हमारा हमसाया है और वो हम ख़त्म नहीं कर सकते, और मुज़ाकरात के ज़रिए दोनों मुल्क किसी बामकसद नतीजे पर पहुँच सकते हैं और हम दोनों एक दूसरे से जान भी नहीं छुड़ा सकते। कोई भी ताकत मेरे विजन 2030 को नाकाम नहीं बना सकती। लोग सऊदी अरब के विजन 2030 को नाकाम होते देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत इसको नाकाम नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रफ्तार को 5% कम कर सकते हैं मेरे विजन 2030 की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम दुबई या अमेरिका की तरह नहीं बनना चाहते, बल्कि हमारे मुल्क की अपनी एक शनाख्त है, हमारी अपनी माशी और सकाफती बुनियादें हैं जिनकी बिना पर हम तरक्की करना चाहते हैं। हम किसी और जगह कायम मंसूबों की नकल नहीं करना चाहते, बल्कि हम अपने मंसूबों में दुनिया को कोई नई चीज़ देना चाहते हैं। वो तो मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका को ये एक धमकी साफ साफ लगाई है उन्होंने कि जो बाइडन अपना रवैया तब्दील करे
और जो बाइडन मुझे समझने की कोशिश करे और मुदाखलत बंद करे, अदरवाइज फिर सऊदी अरब अपनी सरमायाकारी उठा लेगा अमेरिका में से। यानी अगर अरब ममालिक अपने पैसे मगरबी ममालिक से सिर्फ उठा लें तो मगरबी ममालिक को इतना बड़ा धचका लगेगा कि इमेजिन भी नहीं कर सकते वो। और रशिया की गैस अगर यूरोप को नहीं मिलेगी और अमेरिका अपनी महंगी गैस यूरोप को देगा तो यूरोप की इंडस्ट्री को धचका लगेगा और रशिया की गैस तो फिर भी पाकिस्तान के रास्ते चाइना में चली जाएगी और चाइना उस गैस को इस्तेमाल करेगा। यानी यूरोपीय यूनियन की टोटल आबादी मेरे ख्याल में 44 करोड़ है और इससे 3 गुना आबादी अकेले चाइना की है। तो चाइना की इंडस्ट्री भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है, ज़रूरियात भी ज़्यादा है। ये गैस जब वहाँ पे जाएगी तो ना सिर्फ रूस को अच्छी कीमत मिलेगी, नए खरीदार मिलेंगे, बल्कि चाइना की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और इसका फ़ायदा यूरोप के मुकाबले में चाइना को होगा। दूसरा, चीन का और रूस का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर एक खुफिया रिपोर्ट आई है कि चाइना की दरख्वास्त पर रूस ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के दौरान यूक्रेन पे अटैक नहीं किया। उन्होंने कहा इसके बाद कर देना और उन्होंने इसके बाद किया है। ये अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।